हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपका हमने शिफ्ट वाइज एमएसटी सीईटी एमसीक्यू प्रैक्टिस लेना स्टार्ट कर दी है 2021 के, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज यानी एमएसटी सीईटी की एग्जाम हुई थी उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन वाली वीडियोस हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। एंड पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फिजिक्स का पूरा एक शिफ्ट और बायो का पूरा एक शिफ्ट हमने दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए। एंड आई होप कि आपने ये दोनों के दोनों शिफ्ट के वीडियोस देखी होगी। फिजिक्स के टोटल हमने 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड किए हैं, यानी 50 एमसीक्यू को हमने 25 में डिवाइड किया है, और बायो की हमने 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड किए हैं, यानी 100 क्वेश्चन को हमने 50 और 50 में डिवाइड करके अपलोड किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक में मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि बायो के एमसीक्यूज हमको लाइव लेने चाहिए क्या, मतलब आई एम प्लानिंग कि जो सेकेंड शिफ्ट है, मतलब 26 सितंबर का जो शिफ्ट है बायो का, उसके लिए मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि 50 एमसीक्यूज में लाइव लेकर आऊँ या फिर रिकॉर्डेड अपलोड करूँ। तो इसके लिए मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने हैं कि डू यू वांट लाइव सेशंस फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग या आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए। लाइव वीडियो अगर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो मॉर्निंग 11 AM के टाइम पे होगा, और रिकॉर्डिंग जैसे अवेलेबल होगा सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे, वैसे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। सो आप मुझे बताओ कि आपको अभी कैसा चाहिए, लाइव एमसीक्यू सॉल्व करके ट्राई करना है या रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल करके दूं। जैसा आप बोलोगे, जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोलेंगे वैसे हम अपलोड करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने टॉपर्स इंटरव्यू के लिए खुद को एनरोल किया था, तो उसमें से हमने कुछ 5-6 बच्चों को सिलेक्ट किया है, और बहुत जल्द हम अपने चैनल पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का टॉपर्स इंटरव्यू लेकर आने वाले हैं। तो ये हो गई सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट। और थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पार्ट 3। ठीक है, पर ये थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारे फिजिकल सेंटर यानी ऑफलाइन क्लासेस ज्ञान लैब ट्यूटोरियल में क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर साइंस स्ट्रीम। यानी कि जो बच्चे 10th के बाद अब 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द प्री डेमो सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे मुंबई में वडाला रीजन में, मुंबई सिटी में वडाला, दादर, माटुंगा, सायन ये एरिया में नजदीक रहते हैं, वो बच्चे ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना फ्री डेमो सेशन बुक कर सकते हैं। दिस इज ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिव फॉर मुंबई कर स्टूडेंट्स। ये सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आप बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप सेशंस अरेंज करने वाले हैं। यानी कि जो बच्चे हमारे क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बट फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होने के वजह से वो ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात, हमारे ऑफलाइन क्लासेस की फीस एकदम मिनिमल है, जितनी आपको पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी, एंड दैट इज अ चैलेंज। सो एक तो ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन ट्यूटोरियल की फीस कम है, लेकिन उसमें भी हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कैसे होगा, पहले आपको कुछ दिन यानी कि 7 डेज से 10 डेज तक आपको हम खुद पढ़ाएंगे, आपको खुद पढ़ाया जाएगा। 7 डेज से 10 डेज के लेक्चर आपको फ्री डेमो दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। फ्री डेमो के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो हमने पढ़ाया है उस टॉपिक पे, और फिर उसमें से जो टॉपर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि उनके फीस में से उनको काफी ज्यादा कंसेशन दिया जाएगा। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, जिनको फिजिकल गाइडेंस यानी कि मेंटोरशिप की जरूरत होती है। तो बस इसको मैं छोटा रखती हूँ, फटाफट से सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना। जो जूनियर्स हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जो एंटोफिल, वडाला, मुंबई, दादर, माटुंगा, सायन जैसे एरिया में रहते हैं, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अगर आप कॉल करोगे तो फोन मैं नहीं उठाने वाली, फोन हमारा स्टाफ उठाता है, आपको मुझसे बात करने नहीं मिलेगा। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करो। क्या करोगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी, और आपका जो स्लॉट है वो हम बुक करेंगे। डेमो सेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मोस्टली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने का हम ट्राई करेंगे। सो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपना फ्री डेमो सेशन बुक करो, ताकि आप स्कॉलरशिप अचीव कर सको, या आपके भाई बहन जूनियर्स जो भी होंगे वो ये स्कॉलरशिप का फायदा उठा सके।
फ्री डेमोस्ट्रेशन का एग्जैक्ट डेट कब से स्टार्ट होगा वो आपको हम यूट्यूब पर अनाउंस कर देंगे, तो आप जल्दी जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना सीट बुक कर सकते हैं अपने भाई बहन कजिन्स का। और स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू सेशन से। एमसीक्यू सेशन देखने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक अपना वन शॉट रिवीजन नहीं किया है और आपको अभी मतलब शॉर्ट में रिवीजन करना है, तो आप बायोलॉजी के लिए ये सिंगल वीडियो देख सकते हो। इसमें आपको 12th स्टैंडर्ड के पूरे 15 चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिजिक्स पार्ट 1 आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको बायोलॉजी का इंडिविजुअल चैप्टर का रिवीजन करना है तो यहाँ पर आपको सारे वन शॉट्स मिलेंगे। अगर आपको बायोलॉजी के 4-5 चैप्टर एक साथ रिवाइज करने हैं तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो बायोलॉजी के एमसीक्यूज इस वीडियो में मिलेंगे, फिजिक्स के एमसीक्यूज इस वीडियो में मिलेंगे, और शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं। चलो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। सो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, विच सेल्स हैव लीस्ट कंसिस्टेंट साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल या जो भी है, कौन सा सेल हमारी बॉडी का, कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जिसका शेप एकदम लीस्ट कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट यानी कितना भी शेप बदलते रहता है, और इसका न्यूक्लियस का शेप भी एकदम अनडिटरमाइंड होता है। तो विच इज दैट सेल, इट इज डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। तो दोनों का काफी ज्यादा न्यूक्लियस का शेप अनडिटरमाइंड है, यानी अलग अलग टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए तो उसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर। चलो अभी ये तो आपको बहुत बार करा चुके हैं हम, ये सारे के सारे आपके इसमें से न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल ये अग्रैन्युलोसाइट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये आपका ये अग्रैन्युलोसाइट है और ये आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो आपको पता ही है कि कौन सा सेल किसका किसके पास क्या न्यूक्लियस होता है। हमने न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ा था, इट इज मल्टी लोब्ड। फिर हमने पढ़ा था इओसिनोफिल के बारे में, इट इज बाई लोब्ड। याद आ रहा है, न्यूट्रोफिल इज मल्टी लोब्ड। तो 4 का आंसर क्या आएगा, बी। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, डायरेक्ट सी। आपको अगर इसमें से कुछ भी याद नहीं है तो आप एक सिंगल भी सेल का अगर स्ट्रक्चर याद रखते हो तो आपको याद आ जाएगा कि न्यूट्रोफिल के पास बहुत सारे लोब्स होते हैं और इओसिनोफिल के पास 2 लोब्स होते हैं। तो 2 का आंसर क्या आएगा आपका, ए। सो ऑप्शन नंबर सी में ही ये दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। बाकी के आप ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो कि मोनोसाइट के पास ये मोनोसाइट का न्यूक्लियस लार्जेस्ट होता है और लिम्फोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग मैच। अभी इधर पे मैंने आपको टेबल बताया था, ब्लड सेल्स का टेबल बताया था, न्यूट्रोफिल्स के क्या फंक्शन है, इओसिनोफिल्स के क्या फंक्शन है, बेसोफिल्स के क्या फंक्शन है, मोनोसाइट्स के क्या फंक्शन है। तो आपको इधर पे उनके फंक्शंस बताने हैं। चलो बताओ, इसमें से एक मैं बता सकती हूँ कि बेसोफिल का फंक्शन होता है एलर्जिक कंडीशंस में से क्या एलर्जिक कंडीशन में एक्टिवेट होना और सेरोटोनिन सेक्रेट करना। सो ये करेक्ट पेयर है, आपको रॉन्ग पेयर मैच करने के लिए बोला गया है। इओसिनोफिल भी एलर्जिक रिस्पांस में एक्टिवेट होता है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करता है, लेकिन मोनोसाइट्स हेपेरिन सेक्रेट नहीं करते हैं, मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर रॉन्ग मैच। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आंसर कैसे नहीं दिखा। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश। ओके, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोसेसेस हैं इसमें हमको अलग अलग सब्सटेंसेस के इंटरैक्शन देखने को मिलेंगे बाय अ स्टेप वाइज और कैस्केड मैकेनिज्म। तो वो कौन से प्रोटीन की वजह से होता है, हमने पढ़ा था ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमने क्या देखा था कि चोट बाहर से लगे या इंटरनल ब्लड वेसल डैमेज हो। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म या कैस्केड मैकेनिज्म दिखा के क्या करते हैं, हमारे ब्लड को ब्लीड होने से रोकते हैं। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से हमारा ब्लीडिंग स्टॉप होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अभी आपको यहाँ पर लेबल करना है, ये देखने से पहले आपको क्या क्या आता है आप वो लेबल कर डालो। मुझे तो सबसे इजी ये लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज अवर पल्मोनरी आयोटा, क्योंकि ये देखो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। और क्या पूछा है हमको, हाँ ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ये आपके क्या है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अपने कॉर्डे टेंडिने हैं। क्या है ये, कॉर्डे टेंडिने। और ये लेबल नंबर 1 क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब मैच करो, किसके साथ मैच हुआ अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1 इज इंफीरियर वेना कावा, 2 इज लेफ्ट एट्रियम, 3 इज कॉर्डे टेंडिने एंड 4 इज पल्मोनरी ट्रंक। करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओके। अ कोरोनरी सल्कस इज फाउंड। कोरोनरी सल्कस किधर देखने को मिलता है हमको, बताओ जल्दी जल्दी। देखो हमने पढ़ा था ना, हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे आपका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है,
हमने पढ़ा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। तो कोरोनरी सल्कस हमको किधर देखने को मिलता है? यस एवरीबडी, इट इज फाउंड अपॉन हार्ट सरफेस बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया। यहाँ पे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर जो ग्रूव होता है, सॉरी इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है, यहाँ पे हमको कोरोनरी सल्कस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अडल्ट two arcs are interconnected by a yellow fibrous band called dash. Yes, देखो ये हार्ट की बात हो रही है। टू आर्क यानी कि दो ये सिस्टमिक आयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। जैसे कि समझो ये अपना हार्ट है, ठीक है, इधर से आपका आयोर्टा निकला और इधर से आयोर्टा निकल रहा है, इधर से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने पढ़ा था ना येलो बैंड कनेक्टेड होता है। उस येलो बैंड को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यानी कि पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक आयोर्टा के बीच में जो बैंड कनेक्टेड होता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, याद आ रहा है? इसी को हमने क्या बोला था? डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोला था इसी को हमने? डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। yes, so this is the yellow band which is connected between two arc, pulmonary trunk और systemic aorta के बीच का आर्क होता है। डायग्राम वन शॉट वीडियो देखो, मैंने ये बताया था। yes everybody, next question. blood from the head, neck and arms enters the heart by way of dash. okay, ब्लड फ्रॉम हेड, नेक एंड आर्म, आपके हेड का ब्लड, आपके नेक का ब्लड और आपके आर्म का ब्लड, इट एंटर्स द हार्ट बाय द वे ऑफ। तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट में कैसे जाएगा? देखो हेड का जो ब्लड है, नेक का जो ब्लड है, आर्म्स का जो ब्लड है, इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर लिया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर रहे हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किधर आता है? ये आता है अपने सुपीरियर वेना कावा के पास, और फिर सुपीरियर वेना कावा से ये जाता है राइट एट्रियम में। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर वेना कावा ही। क्यों मैम? क्योंकि सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी का ब्लड कलेक्ट करता है, और इन्फीरियर, ये सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। सो हेड, नेक, आर्म्स ये अपर बॉडी पार्ट है, सो ये इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमिक आयोर्टा अराइजेस फ्रॉम, अब भी मैंने पढ़ा था, अब भी मैंने पढ़ाया था, पढ़ा नहीं था, अब भी पढ़ाया आपको। ये आपका लेफ्ट राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है? आयोर्टा। तो सिस्टमिक आयोर्टा अराइजेस फ्रॉम विच पर्टिकुलर वेंट्रिकल? इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, सिंपल। सिस्टमिक यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और पल्मोनरी आयोर्टा अगर आपको कभी गलती से पूछा तो पल्मोनरी आयोर्टा इज नथिंग बट योर पल्मोनरी ट्रंक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो अपने राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ये वाला यहाँ से जो निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when mitral valve closes the blood does not flow back into the dash. okay, मिट्रल वाल्व क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। देखो ये अपना राइट एट्रियम है, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, ये अपना राइट वेंट्रिकल है, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कुछ वॉल्व्स होती है, यहाँ पे कुछ वॉल्व्स होती है। सो मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व किधर प्रेजेंट रहती है? इट इज प्रेजेंट इन आवर लेफ्ट चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे? आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि तीन कस्पिड, इधर तीन कप शेप स्ट्रक्चर होता है, तो ट्राई की स्पेलिंग में आर आता है, आर यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकस्पिड यानी कि राइट चेम्बर, और मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड यानी कि लेफ्ट चेम्बर्स, तो लेफ्ट चेम्बर्स के बीच में से जो ब्लड वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और एक बार आपका ये बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गया तो आयोर्टा में जो ब्लड भरा है, इधर देखो, ये आयोर्टा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस पीछे नहीं जाएगा। सो व्हेन मिट्रल वाल्व क्लोजेस द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक इनटू द आयोर्टा, ब्लड आपका वापिस आयोर्टा से नहीं आता। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट वेन्स? हमने आर्टरीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो क्या फंक्शन है हमको इधर पे? देखो वेन्स क्या करते हैं, वेन्स के पास वॉल्व एब्सेंट होती है, दिस इज फॉल्स। वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो इनके पास ढक्कन होना जरूरी है, क्योंकि कचरा
कचरा जब आप फेंकने जाते हो तो हमेशा डस्टबिन के ऊपर ढक्कन रहता है ना, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, तो वॉल्स तो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्लो ना करे. इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, इट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आपका वेन्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट नहीं लेके जाता है. वेन्स ब्लड किधर लेके जाता है? यस यस, वेन्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है और फिर हार्ट से लंग्स के पास जाता है. करेक्ट. वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. क्यों मैम? क्योंकि पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करते हैं? ये एक एक्सेप्शनल वेन है. ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. इसलिए ये आंसर नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा. हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले वो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से लंग्स के पास जाता है और लंग्स से प्यूरिफिकेशन होके वो वापस से हार्ट के पास आता है. इसीलिए तो हार्ट को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सारे के सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं? नो. ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? नो, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑल वेन्स एक्सेप्ट वन carry oxygenated blood? No. All arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Only आपका लास्ट स्टेटमेंट जो है ये राइट है, क्योंकि इधर क्या बोला है? all veins except one vein carry oxygenated blood. ये फॉल्स है. आपकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिर्फ एक वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है. तो ये ऑप्शन नंबर सी में उल्टा दिया, इसलिए वो रॉन्ग है. सिर्फ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है. यहाँ पे क्या बोला है कि सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ एक आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सो दिस इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली? इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? इंफीरियर वेना कावा यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये आपका राइट एट्रियम है. ओके, सो दिस इज इंफीरियर वेना कावा. इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड बॉडी? नो. हेड वाला ब्लड कौन रिसीव करता है? सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी? नो. या अपर बॉडी से ब्लड रिसीव करता है. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. आपका पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है आपके लंग्स के पास. हिपैटिक आर्टरी यानी कि लंग्स वाला आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गट? नो. ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. ये भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेके आते हैं? लंग्स के पास लेके आते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग. ओनली ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स वेव इज कॉज्ड बाय? पल्स वेव हमने पढ़ा था ना, पल्स प्रेशर. हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज पल्स प्रेशर? इट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर. तो पल्स वेव कब जनरेट होता है? जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल, रिलैक्स यानी कि डायस्टोल. तो इट इज कॉज्ड बाय सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. यस, एट्रिया नहीं, वेंट्रिकल, सॉरी. जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड बाहर पंप होगा, यानी कि ब्लड आयोर्टा में जाएगा और फिर आपका वो ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा. देखो ये आपका एट्रिया है, ओके, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं. ओके, तो जब आपका वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो सडनली ब्लड आयोर्टा में जाता है और आयोर्टा से टुपुक करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आपका पल्स जो क्रिएट होता है इसको पल्स वेव बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज? आपका जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? द सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ? इट इज ऑलवेज हायर देन डायस्टोलिक, क्योंकि सिस्टोलिक यानी कि आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी ब्लड पे प्रेशर लगा रहा है. डायस्टोल यानी कि आर्टरी रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कैसे लगेगा? यस एवरीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजीना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है? बताओ मुझे. हमने बोला था ना एंजीना पेक्टोरिस इज नथिंग बट हार्ट अटैक. तो ये कौन से रीजंस की वजह से हो सकता है? कोरोनरी आर्टरीज पतली हो गई हैं और हार्ड हो गई हैं उस वजह से, एक्सट्रीम एक्सरसाइज या मोर ऑक्सीजन डिमांड के वजह से, फैटी एसिड्स के वजह से, डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड इन आर्टरीज. तो किसकी वजह से एंजीना पेक्टोरिस होता है? ऑल ऑफ द अबव. हार्ट अटैक आने के ये तीनों की तीनों वैलिड रीजंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स? हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? पहला पी वेव आता है. पी वेव मतलब क्या बताता है? कि आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन. फिर उसके बाद आपका ये है क्यू,
ये है आर और ये है आपका एस वेव, और फिर इधर से आपका आता है टी वेव, ठीक है। तो क्यू आर और एस क्या बताता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, यानी कि आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यस, सो स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एवी टू पर्किंजी फाइबर्स, नो, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इम्पल्स किधर जा रहा है, इट इज नथिंग बट स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एट्रिया से, ये देखो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एट्रिया से इम्पल्स आपके एवी नोड के पास गया, फिर एवी नोड से वो इम्पल्स आपके बंडल ऑफ हिस के पास आया, और फिर बंडल ऑफ हिस से वो इम्पल्स अपने पर्किंजी फाइबर्स के पास गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्यूआरएस पूरा वेंट्रिकल्स डिपोलराइजेशन एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेव ऑफ ईसीजी इंडिकेट्स व्हाट, मैंने अभी जस्ट बताया पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मसल्स, मतलब आपका जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे जो एसए नोड है, ये एसए नोड से इम्पल्स निकल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, आपका एट्रिया डिपोलराइज हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट। स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम एसए फ्रॉम, नहीं ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर पे तो ये आपको इजीली आना चाहिए। इन द गिवन ईसीजी ग्राफ द टी वेव रिप्रेजेंट्स, देखो ये आपका पी वेव है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब इधर पे आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, सो क्या आएगा इधर पे आपका आंसर, यस ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश, अपने प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बेटा, यस देखो प्लेटलेट्स फैगोसाइटोसिस नहीं करते, वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, उनका माइटोसिस में भी एज सच कुछ मेन फंक्शन नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक प्लग बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग प्लग। ये ब्लड को बाहर फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लीडिंग प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट प्लग बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग। यानी जब आपको चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद आपका ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाती है। सो दैट इज द plug which is formed by platelets. Next question, for clotting of blood which of the following is necessary, अगर blood clot करना है तो कौन से प्रोटीन्स कंपलसरी हैं, बताओ। yes, for clotting of blood which of the following proteins are compulsory, हमने प्रोथ्रोम्बिन भी पढ़ा है, हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन भी पढ़ा है, बट उसके साथ कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन एंड प्रोथ्रोम्बिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, तब जाके आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है, और फिर आपका आगे फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ एस्थमा देयर इज डैश, जब एस्थमा का अटैक आता है तो क्या होता है, आपके एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ गैसियस एक्सचेंज गेट्स ब्लॉक्ड इन एल्वियोलाई। सो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से या कम ऑक्सीजन होने की वजह से, किसकी वजह से होता है। तो ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ एस्थमा देयर इज हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन ब्लॉकेज हो जाता है, ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। सो ये था आपका 8.3 पार्ट ऑफ चैप्टर 8, यानी कि ये थर्ड पार्ट था अपने एमसीक्यूज का। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा। अब आप फटाफट से अपने मार्क्स कमेंट करके बता दो कि किसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि हमारा क्लास 11th का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑफलाइन ज्ञान लैब ट्यूटोरियल में अपना एडमिशन बुक करना चाहते हैं, हम यहाँ पर बहुत जल्द फ्री डेमो सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, मोस्टली वो नेक्स्ट वीक से होगा। तो जल्दी जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। जो बच्चे सिर्फ मुंबई में रहते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चे मुंबई के वडाला, सायन, दादर, माटुंगा रीजन में रहते हैं, वो बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, फ्री डेमो सेशंस के लिए अपनी सीट बुक करो। और फिर उसके बाद आपको हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको क्लास आना पड़ेगा उसके लिए, और क्लास आने के लिए आप नज़दीक रहने चाहिए तो ही आप क्लास आ पाओगे, वरना दूर के बच्चे मैसेज करेंगे तो वैसे भी उनको कुछ रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। सो नज़दीक के बच्चों के लिए ही है ये ऑप्शन। एंड जल्दी जल्दी आप हमारे नीट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी, क्योंकि अब इसमें बैक टू बैक आपको नीट 2022 के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज में प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो जल्दी जल्दी ज्ञान लैब एनसीईआरटी के मेंबर बन जाओ और जितनी भी नोटिफिकेशंस है आपके शिफ्ट वाइज एमसीक्यू, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, सीईटी के एडमिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ज्ञान लैब एपी नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। 18,000 से भी ज्यादा मेंबर्स है, वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। अब तक अगर आपने हमारे एंटरटेनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। जल्दी जल्दी लाइफ बेस्ट फ्रेंड के मेंबर बन जाओ और फटाफट से एंटरटेनमेंट का पैकेज उठाओ। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके बताना। और एक बात मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में पूछा था, डू यू वांट लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ नेक्स्ट शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन? आपको लाइव सेशन चाहिए कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए बायो का, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं बायो का जो नेक्स्ट शिफ्ट है 26 सितंबर का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस है उस हिसाब से उसके वीडियोस आपको अवेलेबल करके दूंगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मौसम बहुत बदल रहा है, सो हल्दी दूध पी के अपनी तबीयत को अच्छे से रखो, ज्यादा अटर गटर मत खाओ, एग्जाम के बाद खाना। एंड सी यू सून, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।